हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केजी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आ गए हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेकर आ गए हैं वीवीए ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट वीवीए जो कि लगभग आप इससे 5 से 8 मार्क्स पूछता है। 5 से 8 मार्क्स, पहले आपका 4 मार्क्स तो पूछता था, लेकिन अब 8 मार्क्स कर दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा कर दिया हुआ है, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा कर दिए हुए है, इसलिए 5 से 8 मार्क्स पूछ देता है इससे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 40। और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। और जितना आपका क्वेश्चन इसमें आपको गलत आपको मिलते हैं गेस में, वो आज पूरा हम रिसर्च करके लाए हैं, पूरा हम ढूंढ कर आंसर उसको लाए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको समझा कर बताएंगे। जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का फिजिक्स यानी कि फर्स्ट चैप्टर है यह, जो प्रीवियस में पूछता है वो भी क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि ताकि जब मैं भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख पा रहिएगा, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, यानी कि विद्युत आवेश के बीच जो लगने वाला बल दिया जाता है तो किसके नियम से दिया जाता है? तो कूलम्ब के नियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है तो किसके कौन नियम देता है? तो कूलम्ब के नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है वह बताना है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, अब बता सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कूलम्ब लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कूलम्ब होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना ही होता है, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एसआई पद्धति में देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा इसको एप्सिलॉन नॉट, जहाँ जहाँ देखिएगा इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़िएगा, बात समझ गए ना। तो एसआई पद्धति में एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। क्या होता है मात्रक? बता सकते हैं। तो क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी में कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, यानी न्यूटन इन्वर्स मीटर स्क्वायर इन्वर्स, इसको पढ़ा जाता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है? यदि दो आवेशों के बीच दुगुना, यानी कि दूरी को दुगुना कर दिया, यानी कि दो आवेश से आप मान लीजिए थोड़ा सा यह आवेश है, जब इसके बीच की दूरी मान गए आर है, ठीक, जब इसके बीच की दूरी दुगुनी कर दी, यानी कि दुगुनी करेंगे तो 2r हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। दुगुनी कर दी जाए तो इसकी लगने वाला बल हो जाएगा। देखिए जब दुगुना कर दिया जाएगा तो इस स्थिति में क्या रहेगा? जब आप जो पहले जो था तो 1/r होता है, यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r² होता है, बात समझ गए। तो सिर्फ हम r² ले रहे हैं, समझ गए। जब आप जो फर्स्ट में जो था, यदि आवेश को दूरी को, यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी नहीं कहे रहेंगे तो इतना रहेगा। जब कर देंगे दुगुना तो क्या हो जाएगा? 1/2r², तो यानी कि 4r हो जाएगा। जब 4r से इसमें भाग देंगे 4r² हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो 1/4 बचेगा, यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ गए होंगे मेरे अंदाज से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/4 गुना हो जाता है, जब उसके बीच की दूरी को दुगुना करेंगे, यानी जितने गुना करेंगे ना तो उसका स्क्वायर मतलब 1 के वर्ग कर दीजिए, उतना ही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं समझाता अच्छा तरीका से, सिर्फ आंसर आपको बता देगा कोई भी, इसलिए मैं वैसा नहीं करता, आपको समझा कर बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुका है, मतलब छूट गया है, PDF नहीं बन चुका है, मैं टाइपिंग किया था लेकिन छूट गया है। यहाँ पे देखिए कितना नंबर क्वेश्चन, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, तो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है वह बताना है। तो क्या होता है आप बता सकते हैं? तो न्यूटन पर कूलम्ब होता है, यानी कि न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मतलब न्यूटन पर कूलम्ब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक स्थिर, यानी कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि एक स्थिर जो स्थिर आवेश होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, यानी कि पार्टिकुलर एथी पर स्थिर होना चाहिए, यानी कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है बता सकते हैं? तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो क्या होता है? तो एक केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो स्थिर आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बात समझ गए। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो केंद्रीय बल, कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इसलिए वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ऑप्शन के अनुसार नहीं चलना है, आपको याद होना चाहिए, यानी कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
बात समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वो पूछा मात्रक नहीं है, यानी कि कौन है जो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए एक 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया था, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर क्या किस चीज़ का मात्रक है, यह पूछ दिया था। तो देखिए यह क्वेश्चन वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे देख पा रहे ऑप्शन नंबर सी में वोल्ट पर मीटर किस क्षेत्र का मात्रक है, यह भी पूछ दिया था। तो याद रख लीजिए विद्युत क्षेत्र का होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, जूल पर कूलम है जो कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता। यानी कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये नहीं होता, यानी कि ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ये भी विद्युत, यानी कि जो तीन देख रहे हैं ए सी और डी, तीनों के तीनों विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। 2020 में क्या पूछ दिया था, वोल्ट पर मीटर किस क्षेत्र मतलब किसका मात्रक है। तो आप बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। कंफ्यूज नहीं हुए, आप समझ गए इस बात को। तो आप तीनों याद कर लीजिए, कोई भी पूछ सकता है। तो ऐसे मत कहिएगा कि क्वेश्चन नहीं ला रहा, यार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित है। यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान, यानी कि प्रोटॉन को ई द्वारा करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ई माइनस द्वारा करते हैं, दोनों है से एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित है। तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी उन पर जो बल लगेगा उसका परिमाण, क्या उस पर उसका परिमाण होगा ना, वह बराबर होगा। यानी कि उस पर बल बराबर नहीं होता है, उसका बल का परिमाण होता है वह बराबर होता है। बात समझ रही है ना, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन में क्या है 11, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, यानी कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी आघूर्ण वाले, देखिए यहाँ पे ई और पी दोनों है कि वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। यानी कि ई पर भी आपको रेकरिंग बार लगेगा ऊपर और पी पर भी बार लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जो मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वैसे टाइप नहीं हो पाया है, टाइप करने का प्रयास किया हूँ, लेकिन यह टाइप करने में मेरे को 3 घंटे लगे हैं आज, क्योंकि बहुत ऐसा टाइपिंग है कि बहुत प्रॉब्लम क्या है आगे चल के बताते हैं। क्योंकि एप्सिलॉन नोट आपको टाइपिंग में नहीं मिलता, तो इसके लिए आप मैं यूज़ किया हूँ, आप देख पा रहे हैं, उसके लिए स्पेशल मैं यूज़ किया हूँ। तो देखिए यहाँ पर समझिए, पहले ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो पी क्रॉस ई होता है, पी क्रॉस ई, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र होते हैं और पी विद्युत द्विध्रुव वाले, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण वाले है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है पी क्रॉस ई होता है, ई क्रॉस पी नहीं होता, यानी कि पी क्रॉस ई, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पृथक्कृत, यानी कि अगर पृथक्कृत चालक, यानी कि बात समझ रहे, पृथक्कृत चालक गोले को, यानी कि कोई भी चालक गोला है को कुछ, यानी कुछ धनावेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान, यानी कि जब कोई पृथक्कृत चालक है, गोला चालक है, गोला होना चाहिए, वो चालक है, उस पर कुछ धनावेश दे दिया जाए, अगर उस पर कुछ धनावेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो आप बता सकते हैं घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो दिए गए आवेशों के बीच, बात समझिएगा, दो आवेश, जब दो आवेश दिया जाता है, दोनों आवेश यानी कि Q1 है Q2 है, मान गए थोड़ा देर के लिए, समझ लीजिए बात को। आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के होता है, क्या होता है, वैध कर्मानुपाती होता है। क्योंकि देखिए बल जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होता है Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर होता है। तो यह कहा दो दिए गए आवेशों के बीच, यानी दो दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला बल उसके दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है, क्योंकि वैध कर्मानुपाती होता है। बात समझ गए ना, इसलिए होता है, यानी कि F बराबर जो होता है, F बराबर F प्रोपोर्शनल Q1 अपॉन R स्क्वायर होता है, यानी कि F जो R स्क्वायर होता है उसका बीच की दूरी के वर्ग के वैध कर्मानुपाती होता है। बात समझ गए, एक कूलम बल कहलाता है। समझ गए, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है, तो क्या है वह बताना है। तो आप बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, क्या एक सदिश राशि है। अगर विद्युत विभव कहता है वह एक अदिश राशि है। बात समझ गए, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है वह बताना है। तो क्या होता है मात्रक, तो कूलम्ब मीटर होता है,
कूलम्ब मीटर, हिंदी में आप अगर पढ़े तो कूलम्ब इस प्रकार से लिख सकते हैं, कूलाम्ब ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं, कूलाम्ब, कूलाम्ब मीटर, कूलाम्ब मीटर होता है, पर मीटर नहीं कूलाम्ब मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि विद्युत विभव एक राशि है। देखिए यहाँ पे आ गया, इसलिए हम लाए हैं इसको कि कंफ्यूज नहीं होइएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे तो सदिश राशि, जब विद्युत विभव कहे तो अदिश राशि। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि जब विद्युत विभव कह दिया कौन राशि है तो एक अदिश राशि है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। दोनों समझ लीजिए, दोनों ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी कि एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं वह पूछ रहा है। देखिए एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं वह बताना है। तो एक कूलम्ब आवेश यानी कि 1 जैसे 1 कीजिएगा 1.6 10⁻19 कीजिएगा ना, 19 कीजिएगा, जब इसमें इतना भाग दीजिएगा तो आपको 6.25 10⁻18 आ जाएगा। कैसे, तो मैं थोड़ा सा भाग 1 कीजिएगा क्योंकि एक कूलम्ब का है 1/1.6 गुने 10⁻9 19 रहेगा ना, 10⁻−19 तो 10 ऊपर जाएगा तो यानी कि 10⁻19 हो जाएगा, प्लस में 19, जब प्लस 19 हो जाएगा तो यानी कि यह गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा यहाँ से। अब बचा कि आपको 1.6 से भाग देना है 1 में, तो आप हो सकता है कि आप क्या कीजिए उसमें से एक 10 ले लीजिए, यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, यानी कि 18 लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे 1 हो गया। यानी कि 1.6 से जब 10 में भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 6.25 और यहाँ पे हो जाएगा गुने 10⁻18। बात समझ गए, इसलिए ऑप्शन में बी बिल्कुल सी हो जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़िए, आप भाग देकर देख लीजिए क्योंकि एक कूलम्ब कहा और एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका बराबर बोल रहा है, तो 1 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे देखिए हम समझा देते थोड़ा। 1.6 10⁻−19 कूलम्ब होता है, यानी कि 10⁻−19 कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है अपॉन इक्वल टू क्या होगा, जब इक्वल टू कीजिएगा 1 का हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 कूलम्ब कर रहा है ना, 1 कूलम्ब। जब इधर कीजिएगा तो कूलम्ब बराबर निकालिएगा तो इधर इसको भाग दीजिएगा तो उतना आ जाएगा। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट आवेश यानी कि आविष्ट खोखलीय जो खोखले गोले होते हैं, यानी कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। यानी कि चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है वह बताना है। तो चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो 0 होता है। यहाँ पे ε0/q नहीं होता, यहाँ पे भी q/ε नहीं होता क्योंकि 0 होता है, क्योंकि कोई भी खोखले गोले के चालक के अंदर जो भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ना, तीव्रता उसके अंदर 0 होता है। बात समझ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा क्योंकि देखिए हमको यह बहुत टाइपिंग करने में यार बहुत समय लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे चल जाइएगा, ज्वाइन हो सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 19 क्या है, वायु में स्थित एकांक आवेश एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान होता है। बात समझ रहे हैं ना, मैंने क्या कहा, वायु में उपस्थित यानी कि वायु में उपस्थित एकांक धनावेश से एकांक धनावेश होना चाहिए, निकलने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स, क्या संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है। तो क्या होता है, तो 1/f(0) होता है। क्या होता है, 1/f(0), क्योंकि जो आप लोग गॉस का नियम पढ़े हुइएगा, हम पढ़ाएं, आप वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। गॉस का नियम क्या होता है, वो 1/f(0) के यानी कि q क्या ε0 के गुणज होता है, यानी कि उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। वही एकांक धनावेश पर जो भी पूर्ण जो विद्युतीय फ्लक्स निकलता है तो यानी कि 1/f(0) ही निकलता है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के क्या होता है अंदर यदि q आवेश दे दिया जाए, यानी कि जब कोई भी गोलीय चालक के अंदर जो भी गोलीय चालक यानी q आवेश दे दिया जाए या r हो, मान लिए जो q आवेश दे दिया जाए या q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो क्या होगा आपको बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो q/f(0), क्योंकि जो कि गॉस का नियम हम लोग को पढ़ना है, फाई = q/f(0) कि देखिए इसका परिभाषा ही होता है किसी गोले के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/f(0) गुना होता है, यानी कि 1/f(0) गुना होता है किसी आवेशों को उपस्थित, यानी कि आवेश के अंदर उपस्थित क्या है तो q है, यानी कि किसी चालक के अंदर उपस्थित q है, यानी कि q/f(0) होता है = यानी कि यह गॉस का नियम कहलाता है। तो यही बात कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको f(0) पढ़िएगा क्योंकि f(0) बेसिकली इस प्रकार से लिखाता है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं f(0).
हम बार बार बोल रहे हैं इसी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट चालक की सतह के, यानी कि एक विशिष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है वह बताना है। तो क्या होता है, तो सतह के लंबवत होता है। यहाँ पे सतह लिखाना चाहिए, सतह होता है, तो यहाँ पे गलती टाइपिंग में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हैं सतह के लंबवत होती है। यानी कि कोई भी विद्युतीय विशिष्ट चालक होता है वह किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के क्या होती है, तो लंबवत होती है। यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है वह बताना है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो बहुत आप सिंपल तरीका से बता सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देख पाइएगा, यानी कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र सिग्मा अपॉन, देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिए। और टेलीग्राम पर आपको 2 दिन बाद मिल जाएंगे पीडीएफ, प्लीज़ आप लोग भागिएगा, इतना पीडीएफ करते हैं आपको पीडीएफ मिलेगा यार, आप क्यों टेंशन लेते हैं। यदि किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर, यानी कि कोई भी खोखले गोले चालक को धनावेशित किया जाता है, यानी जब कोई भी खोखले गोले चालक के जब धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर विद्युतीय विभव क्या होता है वह बताना है। यानी कि जब कोई भी चालक जो गोलाकार होना चाहिए, गोलीय चालक के अंदर जब उसको धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर जो विभव होता है वह क्या होता है वह बताना है। तो क्या होता है, धनात्मक तथा समरूप होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, धनात्मक तथा समरूप होते हैं। यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है वह बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। लेकिन वोल्ट पर मीटर क्या होता है, अगर वोल्ट मीटर का है, वोल्ट पर मीटर किसका है, तो विद्युत क्षेत्र का है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर होता है। समझ गए इस बात को, यानी कि विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है तो वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, और इस पीडीएफ में आपको आंसर भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ के साथ आंसर भी मिलेगा। अब कूलम्ब बल है जो अभी बताए हैं, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या होता है, केवल जो स्थिर रहता है वो कोई आवेश तो ये केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पे कूलम्ब बल क्या है वह बताना है। तो कूलम्ब बल क्या है, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि दोनों हैं। जो कूलम्ब बल होते हैं बेसिकली केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। जब आए और कुछ देख कर भाग गए उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो प्लीज़ वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समरूप, यानी कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की तल में हो, यानी कि जब समरूप विद्युतीय क्षेत्र कोई एक्स अक्ष की तल, जब एक्स अक्ष है कोई वाई अक्ष है, यहाँ दी अक्ष है, 3D डायमेंशनल है, यह बात समझ लीजिएगा। जब एक्स अक्ष के तल में दिशा के विद्यमान है, यानी कोई भी एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है, एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है, तो क्या है उस पर समविभव होगा। यानी कि समविभव क्या होगा, तो बेसिकली आप बता सकते हैं जब एक्स अक्ष कहा तो वाई जेड तल में होगा, जब वाई कहता तो वाई कहता क्या होगा, एक्स जेड तल में होता, जब जेड कहता तो एक्स वाई तल में होता। यानी कि जो जिसके तल में कहता है वह उसमें से गायब हो जाता है और वह हो जाता है। जैसे एक्स कहा तो इसमें से एक्स किसमें नहीं है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, यानी कि यह नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 27 क्या है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो बताना है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र बेसिकली क्या होता है, तो संरक्षी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह संरक्षी होता है। समझ गए इस बात को। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी जब किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ता है या घटता है। जब किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान जो होता है वह बेसिकली बढ़ जाता है। क्या होता है, तो बेसिकली उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। समझ गए इस बात को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। समझ गए। सॉरी बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा घट सकता है, दोनों हो सकता है। यानी जब कोई भी वस्तु को जब वेरी सॉरी कि इधर उधर हो जाता है ना, तो क्योंकि जब कोई भी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्या बढ़ या घट सकता है। समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एकांकीय चालक के, मतलब एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। यानी कि जो एकांकीय चालक होता है उनमें से कौन है जो कि अचर है।
तो आपको बता सकते हैं, तो बिल्कुल कुल आवेश अपॉन विभव जो होता है वह एकदम अचर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, कुल आवेश अपॉन विभव। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 2020 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्या है 30वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है आप बता सकते हैं, तो ऊर्जा मापा जाता है। समझ गए इस बात को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, आप देखिए यह क्वेश्चन समझ लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह समझने वाली क्वेश्चन है। देखिए एक विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, यानी कि विद्युत आवेश का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो वह होता है EMSU, यानी कि ESU होता है। तो CGS पद्धति में विद्युत आवेश जो होता है, यानी कि जो आवेश जो देखिए ऐसे, अगर SI पद्धति में अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है, क्या SI पद्धति में। लेकिन CGS पद्धति में क्या होता है 4.7 यानी कि 4.8 होता है, 4 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4.8 10⁻⁻ क्या होता है -10 होता है। समझ गए इस बात को, यानी कि जो आवेश पर होता है CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, इसका जो CGS पद्धति में ESU होता है मात्रक, लेकिन इस पर जो चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है 4.8 10⁻⁻10 होता है। समझ गए। लेकिन SI पद्धति में यह होता है, जबकि AC पद्धति में यानी कि CGS पद्धति में, CGS जो पद्धति होता है वो 4.8 10⁻, वही बात है 7.8 को हम पढ़ सकते 7.78, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4.78 को एक्सपोनेंशियल मान सकते हैं 8, यानी कि बेसिकली 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 7.8 दिया है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7.8 ही होता है, लेकिन सब कोई 8 मान के चलता है इसको। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर 4.8 रहे तो वो भी गलत नहीं है, और गुने 10⁻⁻10 रहे तो ये भी वही है, आवेश पर ESU होता है, यानी कि क्वांटम ESU जो CGS पद्धति का SI मात्रक होता है। समझ गए, यानी कि CGS पद्धति में आवेश पर चार्ज क्या होता है 4.78 10⁻⁻10। देखिए यहाँ पे वही बात है, एक स्टैटिक कूलम्ब होता है कितने कूलम्ब के बराबर होता है, तो बात समझ लीजिए, एक स्टैटिक कूलम्ब कितने कूलम्ब के बराबर होता है। बेसिकली देखिए आप समझ लीजिए, जब इतना बराबर इतना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी आवेश पर चार्ज होता है, ये भी आवेश पर चार्ज होता है, क्योंकि ये CGS पद्धति में होता है, ये SI पद्धति में होता है। क्या होता है ना, जब यहाँ पे 1.6 गुने 10⁻⁻19 इक्वल टू कीजिएगा 4.7 यानी कि 4.8 गुने 10⁻⁻10 कीजिएगा कि नहीं। मैं फिर से करने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे अच्छा से 1.6। देखिए आपको हम, यह आप आंसर पर मत जाइए, आंसर ऐसे बहुत लगा गलत दिया हुआ है, लेकिन आपको हम बना कर बता रहे हैं, समझिए बात को। 1.6 10⁻⁻19 होता है क्या SI पद्धति में, क्या आवेश पर चार्ज इतना होता है SI पद्धति में, और जो CGS पद्धति में होता है, यानी कि CGS पद्धति में स्टैटिक बोला जाता है, स्टैटिक कूलम्ब, तो उसको क्या होता है 4.8 10⁻⁻10 होता है, -10 होता है, और इतना कूलम्ब होता है, यह कूलम्ब होता है। तो 1 कूलम्ब अगर हम इधर 1 रख लिया, कूलम्ब लेकर अगर इधर भाग दे, इतना में हम 1.6 10⁻⁻19 से दे 10⁻⁻19 कर दीजिए, 19 कर दीजिए। जब इतना से भाग देंगे तो हमारा इस कट क्या जाएगा 3 आएगा यहाँ पे। ओ माय गॉड, एक मिनट, जब यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया था, यानी कि इससे जब इससे में भाग दीजिएगा, इससे इसमें, यानी कितना कूलम्ब होगा ना, यानी कि यहाँ पे 1 कूलम्ब, इसको इसमें भाग दीजिएगा तो आपको निकल के आएगा क्या, आप बता सकते हैं कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 1/3 गुने 10⁻⁻9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, आप डायरेक्ट इतना में आपको इतना से भाग दीजिए, इतना में इतना से भाग दे देना है, तो आपको आ जाएगा 1.3, तो 1/3 10⁻⁹ हो जाएगा। बात समझ गए, इतना कूलम्ब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यह आपको आप विश्वास नहीं है तो ऐसा जगह आप कोई अच्छे टीचर से पूछिए तो यही बताएंगे, जो कि यही होता है बेसिकली। यहाँ CGS पद्धति और SI पद्धति का माजरा था, जो कि बच्चे को समझ नहीं आता, और सभी जगह आंसर यह दे दिया है, लेकिन गलत है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझना होगा। यह भी एक यानी कि एटम मास यूनिट, इसको हिंदी में मतलब इसका फुल फॉर्म बोलते हैं, एक AMU बराबर होता है। इसको अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो एटम मास यूनिट होता है, फुल फॉर्म होता है इसका एटम मास यूनिट, यानी कि एक एटम मास यूनिट बराबर होता है, यानी कितना, यह बात समझ लीजिए। अगर कभी भी अब दिखता है तो ग्राम में दिखता है, तो कितना आता है 1.660 गुने 10⁻⁻24 ग्राम होता है।
क्या होता है, -24 ग्राम होता है। बेसिकली इतना होता है, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजिंग करने के लिए देखिए 1.6 दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2 डिजिट गायब कर दिया उसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10⁻24 दिया, ग्राम दिया, लेकिन आपको पूछा किस में, तो आपको पूछा केजी में है, और ये 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया था। तो भाई केजी में जब पूछेगा तो आप उसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब 1000 से भाग दीजिएगा किसी में ग्राम में, जैसे 1 ग्राम में अगर 1 केजी में बदलना हो तो उसमें 1 केजी 1000 से भाग दीजिएगा तो उतना केजी हो जाएगा। तो वही बात है, जब 1.6 में गुने 10⁻24 है, -24 अगर करे उसमें अगर जब 1000 से भाग दे देंगे यानी कि 3 बढ़ जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा, यानी कि केजी में बदल जाएगा, यानी कि 1.6 10⁻27 केजी हो जाएगा। तो अब इसको याद रखिए, अगर ग्राम में अगर यहाँ ग्राम पूछे तो यह आंसर हो जाएगा, अगर केजी पूछे तो यह आंसर हो जाएगा। समझ गए इस बात को, इसलिए मैं दोनों समझा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम्ब आवेश बराबर डेस कितना होता है EESU में। तो यह बहुत सिंपल है, 3 × 10⁹ होता है, 10⁹ यह बहुत सिंपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यह ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए अभी हम बताए हैं एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, यह दोनों गलत है, यानी कि यह नहीं हो सकता, यह दोनों में से आंसर आप बताइए। देखिए आप लिख सकते हैं ये फराडे पर मीटर लिख सकते हैं, ऐसे इन्वर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस दोनों में से आपको आंसर में कमेंट करना है कि एप्सिलॉन का मान क्या है, ऐसा मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, तो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आवेश का बीमा है। आवेश का बीमा क्या होता है वह बताना है। तो आवेश के बीमा क्या होता है, बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल क्या है तो आप बता सकते हैं 80 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 80। और यह क्वेश्चन 2020 में लगभग क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश की बीमा 80 होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, यानी 37, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अभी बताए हैं वोल्ट पर मीटर होता है। अभी बताए हैं वोल्ट पर मीटर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है, जो 3 नंबर क्वेश्चन में था, 4 नंबर में कौन नहीं है, तो आपको बताए हैं वोल्ट पर मीटर जो है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस सब का नहीं होता है, यानी कि सब गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 39 क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स की बीमीय सूत्र होता है, यानी कि बीमा सूत्र क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, वह बताना है। तो क्या होता है बता सकते हैं, तो M/L/Q T इनवर्स Q A इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख पाएगा बिल्कुल सही है। M होता है, इसको घेर सकते हैं बड़ी ब्रैकेट से, तो आप घेर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। M/L/Q T इनवर्स Q A इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, विद्युत फ्लक्स का बीमा होता है। समझ गई इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 39, और ये लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, दोनों क्वेश्चन जो है कि लास्ट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, एप्सिलॉन की बीमा क्या होता है वह बताना है, यानी कि एप्सिलॉन का बीमा क्या होता है, बहुत सिंपल है, M इनवर्स L इनवर्स Q T⁴ A⁴2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा जब तक आपको नहीं होगा। 0 वाला तो होबे नहीं करेगा, यह होबे नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। L इनवर्स Q T⁴ और A⁴2, यह होगा आपका एप्सिलॉन का बीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन क्या है देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है, तो सिंपल तरीका से इसका भी आंसर ए होगा, M/L T इनवर्स Q A I इनवर्स होता है। M/L T इनवर्स Q M/L T इनवर्स Q A इनवर्स I इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होता है। तो समझ गए इस बात को, इतना क्वेश्चन था, इसमें से आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आपके लिए 3 घंटे में हम टाइपिंग किया हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ। 1980 से क्वेश्चन, जो 1980 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी क्वेश्चन इसमें है, 1980 से लेकर जो भी आज तक क्वेश्चन पूछा जाता है सभी क्वेश्चन आते हैं। तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन होकर आप PDF ले सकते हैं। इस PDF में आपको आंसर भी मिलेगा, देखिए PDF लास्ट में आंसर भी है, देखिए यहाँ पे PDF में आंसर भी मिलेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।